आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इन जेईई मेन एंड एडवांस फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट एक काफ़ी प्रायोरिटी वाला चैप्टर है, जिससे कि डेफिनेटली एक क्वेश्चन मेंस में और लगभग एक क्वेश्चन ही एडवांस में भी आते हैं। और जो इनके कंटेंट हैं वो काफ़ी इजी हैं, मतलब इजी मार्क्स मेकिंग चैप्टर है ये। तो आप इसको देखें। दिस वन इज आवर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन जो देखेंगे वो है कि डेफिनिशंस डी ब्लॉक को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, और जनरल कैरेक्टर्स में पेरियोडिसिटी हम लोग ले लेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि साइज, फिर आईपी, ईए, ईएन, जेड इफेक्टिव एटसेट्रा। पॉसिबल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या पॉसिबल होगा according to their different oxidations, their different electronic configurations, वो यहाँ आ जाएगा। देन अपन देखेंगे कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, कि इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ या इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो इनका पॉसिबल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो देख लेंगे। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक। ये दो कंपाउंड अपने को मेजरली पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी, और ये जो जनरल ट्रेंड में है कि इसी से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज से आ सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन से भी आ सकते हैं, बट जो बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सबके सब आएंगे डी ब्लॉक के कंपाउंड से। तो एक बार अपन देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन के बारे में अपन देखेंगे कि अपन ऐसा देखेंगे डेफिनेशन के बारे में कि किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग डिस्टिंग्विशिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो जिस सबसेल में एंटर करता है एलिमेंट उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। सपोज कि इसका लास्ट n-1 डी के सबसेल में एंटर किया तो एलिमेंट्स डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मीन्स ये सिमॉन्स का क्लासिफिकेशन है, बस इसमें कुछ नहीं। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंट्रेंस होगा उससे ब्लॉक फाइनल हो जाएगा। तो ये डी ब्लॉक का है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो इसका पोजीशन है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के इन बिटवीन है, मतलब इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक है। देयरफॉर इनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो भी इन दोनों के ही बीच में होता है डी ब्लॉक का, और इसीलिए इनको ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन में एक बात का ध्यान रखना है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है डी का वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन है एस में या डी में कहीं एक जगह इनकम्प्लीट रहेगा, तो ये ट्रांजिशन है। और अगर एग्जैक्टली एस और डी दोनों फुल्ली फिल्ड हो गया, मींस कॉन्फ़िगरेशन S2 एंड n-1 डी 10 आ गया एग्जैक्टली, तो उसे सूडो ट्रांजिशन बोलते हैं। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो ट्रांजिशन से बिल्कुल रिजेंबल नहीं करते, बहुत सारे प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट होते हैं। अब आप देखते हैं कि ये डी ब्लॉक में तो कंसीडर होंगे बट वो ट्रांजिशन नहीं होगा। तो जो सूडो ट्रांजिशन है वो जिंक, कैडमियम और मरकरी वाला ग्रुप हो जाएगा आपका। आपको पता है उसे वोलाटाइल मेटल भी बोलते हैं, जबकि इन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं। जबकि आपको पता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी वाले ग्रुप में मरकरी खुद लिक्विड होता है, और साथ ही साथ जो जिंक और कैडमियम है इसका भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होता है, इसलिए इनको वोलाटाइल मेटल भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन एंड कंपैरिजन। अब आप देखो कि मेटालिक कैरेक्टर, जैसे जनरल कैरेक्टर की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर तो सभी के सभी मेटल हैं, तो इनका हीट कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, तो कंडक्टर्स होंगे सारे। कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने सिर्फ 3D कंसीडर किया। इधर पे यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ 3D सीरीज, ये 3D सीरीज है, बट आपको बाकी सीरीज का भी आउटर कॉन्फ़िगरेशन नोटिस करना चाहिए। और आप नोटिस करोगे तो इसमें टोटल आपको 10 इरेगुलरिटीज मिलेंगी, जिनको आप बोलते हैं एक्सेप्शन टू कॉन्फ़िगरेशन, वो 10 मिलेंगी। जिसमें ये फर्स्ट सीरीज में तो यही क्रोमियम और कॉपर मिलेगा। कॉपर के तीनों ही एलिमेंट्स कॉपर वाले ग्रुप में एक्सेप्शन मिल जाएंगे, बट क्रोमियम में सिर्फ क्रोमियम और मोलिब्डेनम आपको मिलेगा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो कंप्लीट नहीं मिलेगा। बट साथ ही ध्यान रहे कि नीचे जो 4D है,
इसमें ओवरऑल आप चेक करोगे तो 6 एलिमेंट आपको मिलेंगे ऐसे जिनका कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम मिलेगा। जबकि लास्ट जो 5D सीरीज है, 5D सीरीज में सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम में आपको इरेगुलरिटीज मिलेगा, बाकी सारा बिल्कुल सेम ट्रेंड में फॉलो होगा। तो ये है इरेगुलरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का डिपेंड करता है मेटल के केस में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप चेक करोगे तो सबसे ज्यादा आपको क्रोमियम वाले ग्रुप में मिलेगा, क्योंकि क्रोमियम वाले ग्रुप में एस में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डी में पूरे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे किसमें, मेटालिक बॉन्डिंग में। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जबकि इस वाले ग्रुप में आप क्या देखोगे, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऑल्सो द रीजन इज सेम कि ड्यू टू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर मेटालिक बॉन्डिंग, यहाँ पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिंक कैडमियम में, क्योंकि डी फुल्ली फिल्ड है। तो इस वजह से इसमें मेटालिक बॉन्ड वीक होगा, और मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो ये फिर डेफिनेटली जैसा बाकी के एलिमेंट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वैसा जिंक वाले ग्रुप का नहीं होगा। नेक्स्ट वन, आप ये ट्रेंड देख सकते हो, इस ट्रेंड को आप एक बार नोटिस कर लेना। तो इसको नोटिस करने में आपको वेरिएशन मिल जाएगा तीनों के तीनों ग्रुप में। ये कुछ ऐसे जो भी एनसीईआरटी में आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं उन पिक्चर्स को बस एक बार नोटिस करके और इनके इरेगुलरिटीज को देख जाना है। वो भी आप एग्जाम टाइम पे भी देख जाओ तो चलेगा। मीन्स ये मेजरली इससे क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, पर कई बार ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, तो वो इन ग्राफ से आपको एक बार रिजेम्बलेंस देखकर इनको चेक कर लेना चाहिए। बस इसीलिए ये ग्राफ यहाँ पर दिया कि जो कंप्लीट ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का वो किस तरह वेरी करता है डिफरेंट पीरियड्स में। उसके बाद ये आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी डी ब्लॉक में आपको पता है कि साइज का भी वेरिएशन नॉर्मल नहीं होता, तो आईपी का वेरिएशन भी सेम नहीं होएगा। क्योंकि साइज का वेरिएशन में आप देखते हो कि मैंगनीज तक साइज ड्रॉप करता है, मैंगनीज के बाद आयरन, कोबाल्ट और जो निकल का साइज है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। निकल स्मॉलेस्ट है साइज में, लेकिन पूरे अगर 3D सीरीज की बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तो निकल स्मॉलेस्ट है, और फिर कॉपर का साइज ज्यादा होता है और अगेन जिंक का साइज ज्यादा होता है। जिंक का साइज ज्यादा होने का फिर से वही रीजन है कि मेटालिक बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जो कैलकुलेटेड लेंथ आएगा साइज का वो ज्यादा आ जाएगा। ठीक सेकेंड आई की बात करोगे आप, ये तो हो जाएगा फर्स्ट आई जैसे इंक्रीजिंग होगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, और सेकेंड की बात करोगे तो सेकेंड में फिर से अगर एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल गया तो क्रोमियम का ज्यादा आ जाएगा आयरन और मैंगनीज से, क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, जबकि आयरन और मैंगनीज हाफ फिल्ड नहीं हो पाएगा। लाइकवाइज कॉपर का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कॉपर फुल फिल्ड हो जाएगा +1 होते ही, D10 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, जिंक का D9 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। सो आप अभी एक बार इसको देखें। थर्ड आई में अगेन Mn हो जाएगा हाफ फिल्ड, तो Mn का हाफ फिल्ड होते ही Mn का IP सबसे ज्यादा हो जाएगा इन सीरीज में, और जिंक का हाईएस्ट हो जाएगा क्योंकि जिंक तो कंप्लीटली D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। D10 को आप स्यूडो इनर्ट भी बोलते हैं। इनर्ट के बाद जो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्यूडो इनर्ट ही होता है, दैट्स वाई जिंक का हाईएस्ट हो जाएगा। अगर आप इसके अपन डेंसिटी की बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो वॉल्यूम के कंपेयर करके आप देखोगे तो इसका जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है कंपेयर टू एस ब्लॉक कम होगा, तो डेंसिटी कंपेरेटिवली काफी हाई होगा इसका। तो अब भी बताया गया है कि हाईएस्ट डेंसिटी में ऑस्मियम और इरिडियम है, और उसके बाद जो जितने भी बाकी के ग्रुप हैं स्पेशली जो 3B ग्रुप है इसमें डेंसिटी 3D टू 4D सीरीज इंक्रीज करता जाएगा और फिर इंक्रीज करता चला जाएगा, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हॉफियम में डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाता है। डेंसिटी की वजह से उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ये डेंसिटी का कुछ वैल्यूज यहाँ पर दिया हुआ है जो आप देख सकते हो। पूरे सीरीज में जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो कॉपर का है, जो लोएस्ट डेंसिटी है स्कैंडियम का है। आप इसको साइज से भी कंपेयर कर सकते हो। लाइक वाइज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेंसिटीज के ऑर्डर हैं जो कि आपको देख लेना चाहिए एग्जाम से पहले। और अब कॉन्फ़िगरेशन
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, उसमें आपने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सभी स्पेसीज का, जितने भी फर्स्ट सीरीज हो सेकंड सीरीज हो, सब में n-2 तो है ही, ns2 कॉन्फ़िगरेशन तो है ही, और n-1d 1 to 10 वेरी कर रहा है। तो अब इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है डी ब्लॉक के केस में, वो होता है s के इलेक्ट्रॉन प्लस d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने में क्या हो जाएगा, आप देखो जैसे किसी भी सीरीज में आप लोगे तो +2 तो सभी में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि जब भी कभी आयोनाइजेशन स्टार्ट होगा तो आयोनाइजेशन स्टार्ट होने में क्या होगा, आयोनाइजेशन स्टार्ट होने में ये होगा कि स्कैंडियम ले लो, s का इलेक्ट्रॉन 2 निकल गया, और इस सभी पूरी सीरीज में +2 हो जाएगा। बट क्रोमियम में s1 कॉन्फ़िगरेशन है, लाइकवाइज कॉपर में भी s1 कॉन्फ़िगरेशन है, सो क्रोमियम और कॉपर +1 शो कर सकता है, +2 शो करेगा। आगे कितना कर सकता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है मैक्सिमम d में उतना कर सकता है। तो ये थर्ड ग्रुप है। तो आप देखो कि थर्ड वाला जो ग्रुप है 3b वाला ग्रुप, सॉरी ये जो 3b वाला ग्रुप है, 3b वाला ग्रुप कहां तक शो कर रहा है, 3b वाला ग्रुप शो कर रहा है 3 तक, 4b वाला ग्रुप शो कर रहा है 4 तक, 5b वाला ग्रुप 5 तक, 6b 6 तक, 7b 7 तक। 7b के जस्ट बाद क्या होता है बच्चों कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है आयरन से, d6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। d6 कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होगी तो अनपेयर्ड 4 बच जाएंगे, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन और d के 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैक्सिमम कहां तक पहुंच पाएगा, ये मैक्सिमम 6 तक पहुंच पाएगा। देयरफॉर यहां पर आयरन वाले ग्रुप में +2 से 6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन है, देन 5 तक होता है, देन 4 तक है, देन 3 तक है, देन 2 तक है। अब ये जो यहाँ सीरीज, ये पूरे सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, मीन्स पूरे डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं। अगर आप 3D ट्रांजिशन की बात करोगे तो जो मैंने इसमें नोट किया है उसको आप हटा दो, उसको आप हटा दो, जैसे कि ये सारे इरेज कर दो आप। तो इसके बाद जो बच गया ना, यही काफी है 3D, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट के वेरिएशन के लिए। वो भी जो आप बोल्ड में देख रहे हो 2000 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, जो बोल्ड में नहीं है वो कॉन्फ़िगरेशन ये शो नहीं करते। जैसे अगर आप बात करो आयरन की, तो आयरन 4 तो शो नहीं करता, सिर्फ 2 और 3 करता। लेकिन आपको पता है कि ऑस्मियम आयरन के ग्रुप का ही है, ऑस्मियम का जो ऑक्साइड होता है और जो रुथेनियम का ऑक्साइड होता है RuO4, इन दोनों में ही ये 8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, 8। आप ध्यान से देखो तो इसका ग्रुप नंबर भी 8 है, जबकि ये कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर देखने से आपको ये पता लगता है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय डी ब्लॉक है, ये +7 होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय जो डी ब्लॉक है वो 8 है, +8। और ये बस ऐसा 2 ही ऑक्साइड होता है, ऑस्मियम और रुथेनियम का सिर्फ ऑक्साइड ऐसा होता है जिन दोनों में ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये था अबाउट द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन 4 शो नहीं करता, बट आयरन के ग्रुप के बाकी मेंबर्स 4 शो कर सकते हैं। लाइकवाइज आप देखो, अगर क्रोमियम की बात करें, ये काफी बार पूछा गया है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें एक डाउट भी क्रिएट होता है अगर सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन दे देता है। उसमें क्या होता है कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 स्टेबल होता है, +5 स्टेबल होता है और +6 स्टेबल होता है, +1 भी होता है क्रोमियम का। बट क्रोमियम का कभी भी 2, 4, ये 5 इवन ये नहीं होता, 1 होगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो ये आपको 3 और 6 तो इसका काफी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि +6 में क्रोमियम D0 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, और +3 में क्रोमियम D3 जिसको आप T2G कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो, जो लोअर एनर्जी का होता है और स्टेबल होता है, इसकी वजह से क्रोमियम का +3 स्टेबल होता है। दूसरा और रीजन होता है कि कोई भी अगर आयन है तो उसकी स्टेबिलिटी एक्वस मीडियम में होगी, तो एक्वस मीडियम में हाइड्रेशन भी एक फैक्टर होता है कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी के लिए। जैसे क्रोमियम +1 में है तो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम 3 में है तो D3 कॉन्फ़िगरेशन है, बट वहां पर क्रोमियम का +3 बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन मोर स्टेबल हो जाता है। तो ये है। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट का इंपॉर्टेंस क्या है? इस ऑक्सीडेशन स्टेट का इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि ये जैसे कई बार पूछता है स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, तो जब कभी भी आपको स्टेबिलिटी ऑफ आयंस देखने की बात आएगी, जब कभी भी आप
स्टेबिलिटी ऑफ आयंस देखोगे, आयन या आयंस देखते हो, तो ये डिपेंड्स करता है किस पर? ये डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पर। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी होगी तो आप कॉन्फ़िगरेशन से चेक करोगे। तो दैट्स व्हाई कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवरऑल इसके कंपैरिजन के लिए एज वेल एज स्टेबिलिटी के लिए। जैसे कि अगर आपको किसी ने लिख दिया कि VO2+2 आयन आपके पास है और ये पूछ रहा हो इसके आप स्टेबिलिटी पे कमेंट करो, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि यहां पर वेनेडियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। वेनेडियम का जो ग्रुप है वो वेनेडियम का ग्रुप है 5, वेनेडियम का ग्रुप है 5 और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां के कैलकुलेशन से आपको मिल रहा है 6। मींस ये पॉसिबल नहीं है कि ये एक चार्ट और दिया हुआ है एनसीईआरटी में जिसको आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट आयंस के लिए ना ये कलर बता रहे हैं कि एक्वस मीडियम में एक्वेटेड मतलब पानी के अंदर इस आयन की आयंस ऐसे भी पानी के अंदर ही बनेगा, तो एक्वेटेड अगर ये आयंस हैं तो इनका कलर क्या होगा। तो इसमें भी कोई ज्यादा खास स्पेशलिटी नहीं है, जिसमें जितने भी कलरलेस हैं आप ठीक से अगर देखो तो ये सभी के सभी जो आपको कलरलेस दिख रहे हैं ये सबके सब आपको जितने भी कलरलेस वाले हैं वो या तो D0 दिखेंगे या तो D10 दिखेंगे। D10 और D0 वाले कलरलेस दिख जाएंगे। जैसे टाइटेनियम +4 D0 है, ये D0 है, ये स्कैंडियम का +3 D0 है, तो ये कलरलेस है। टाइटेनियम वेनेडियम का +4 ब्लू है, टाइटेनियम का +3, टाइटेनियम के +3 का क्या आ गया D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ये पर्पल कलर का है। ये कॉम्प्लेक्स में जब आपको DD ट्रांजिशन पढ़ाया तो इसका पूरा रीजन प्रॉपर बताया हुआ है कि जो ये एब्जॉर्ब कलर है वो इस रेंज में फॉल करता है उसका लैम्डा, कि जो आपको विजिबल कलर होता है वो पर्पल दिखाई देता है। लाइकवाइज कुछ ऐसे आयंस हैं जिनके साथ कलर एसोसिएटेड ही होता है, जैसे Mn+2 का कलर हमेशा ही पिंक या बफ कलर होता है, लाइट पिंक या बफ बोलते हैं इसे। लाइकवाइज यहाँ पे एक आपको कंफ्यूजन आएगा इस जगह पर कि क्रोमियम का आपने हमेशा पढ़ा होगा कि क्रोमियम +3 ऑलवेज ग्रीन कलर का होता है और यहाँ पे लिख रहा है कि वायलेट कलर का होता है। तो आप अगर ये कहीं दोनों ऑप्शंस के साथ आपसे पूछे जा रहे हो और मेंस में एग्जाम के में क्वेश्चन आ रहा हो तो डेफिनेटली आप वायलेट के साथ जाओ। ऐसे जनरली जब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आप वाटर रखोगे और काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेशन होगा आयन का तो वायलेट ही कलर का ऑलमोस्ट दिखता है, ग्रीन के जैसा नहीं दिखता, मतलब ग्रीनिश वायलेट भी आप इसको बोल सकते हो इस कंडीशन में। लाइकवाइज आप देखो आयरन +3 में भी आपको येलो दिख रहा होगा। एक्चुअली आयरन +3 कंसंट्रेशन रस्ट में ज्यादा होता है, जो रस्ट लगता है ना लोहे के ऊपर जो जंग लग जाता है तो वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो ये रेडिश ब्राउन ही होता है, लेकिन आप ध्यान करो कभी आप रस्ट को अगर पानी में मिक्स करके देखोगे ना तो येलो सॉल्यूशन जैसा वो दिखाई देगा, तो दैट्स वाई वो ऐसा दिख रहा है। फिर निकेल का +2, Mn का +6, इसके अलावा आयरन का +2, इनके साथ ग्रीन कलर एसोसिएटेड होता है। और फिर आपने देखा जिंक +2 कलरलेस हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना वो D10 आ जाएगा। तो D0 D10 जब भी आएगा, कॉपर का अगर +1 इसमें है नहीं, अगर कॉपर का +1 है तो वो भी कलरलेस आ जाएगा क्योंकि वो D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। जबकि कॉपर के साथ ब्लू कलर एसोसिएटेड होता है, कोबाल्ट के साथ भी ब्लू कलर एसोसिएटेड होता है, बट तब जब वो एनहाइड्रस हो। और वही कोबाल्ट अभी कैसा है, एक्वेटेड है, मतलब हाइड्रेटेड है, तो पिंक कलर एसोसिएटेड होता है। तो ये कुछ कॉमन सी बातें हैं और उसके बाद आप इस कलर को देख सकते हो एक बार, जिसमें जो कलरलेस हैं उनको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो भी कलर्ड हैं उनमें कुछ आयंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी प्रॉपर आयन के साथ कलर एसोसिएटेड नहीं होता है, उनको आप लर्न कर लो। देन नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज, इनका कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है डी ब्लॉक का। इन डी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक में जैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर आप इनको डालते हो तो ये क्या करेंगे, ये उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये क्यों शो करते हैं, तो कैटलिस्ट, जैसे कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन में आपके पास ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट का सिस्टम है, तो जो भी इंटरफेस है यहाँ पर, ये इंटरफेस पे रिएक्शन होगा। अब ये मेटल्स साइज में ज्यादा है, साइज में ज्यादा है मीन्स कि 4th पीरियड ऑनवर्ड का है। अगर डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं
तो कम से कम ये फोर्थ पीरियड के होंगे। तो फोर्थ पीरियड के होंगे का मतलब है कि इनके पास टोटल 4 सेल होगा। 4 सेल होगा तो इनका साइज रिलेटिवली लार्ज होगा, और ये लार्ज साइज एटम्स अगर इस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सीधा पाई आर से इंक्रीज कर जाएगा ना, पाई आर। अगर ये 2D था और ये पाई आर, मतलब 1.5 गुना ज्यादा हो गया सरफेस एरिया, और 1.5 टाइम्स अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन काफी हाई हो जाएगा। द सेकेंड वन कि जो डी ब्लॉक के स्पेसीज होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते। रिएक्टिव नहीं होंगे तो वो खुद को कभी भी पार्टिसिपेशन में नहीं ले जाएंगे रिएक्शन के लिए। तो ये भी जरूरी है कि अपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच कोई और इन्वॉल्व ना हो जाए रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या इनकम्पीट करने के लिए। थर्ड वन कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने से क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने से क्या होगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से जो रेडॉक्स चेंजेस हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक चेंज की वजह से रिएक्शंस होते हैं, उनको ये आसानी से प्रोपेगेट करेंगे। तो दीज आर द रीजंस कि जो इनका कैटालिटिक एक्शन है डी ब्लॉक का वो होता है। कैटालिटिक एक्शन का मतलब कि ये ज्यादा अच्छा रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। यहाँ पर एक और टर्म होता है प्रोमोटर यूज होता है। अब देखना हेबर प्रोसेस में जैसे मॉलिबेडनम है वो प्रोमोटर होता है। तो ध्यान रहे कि अगर ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में कोई ऐसा एलिमेंट जो 3D सीरीज के बाद 4D 5D सीरीज को बिलोंग करता हो और वो किसी 3D के स्पेसीज के साथ प्रेजेंट हो, तो इन दैट केस वो कैटलिस्ट, जो 3D का होता है वो कैटलिस्ट होता है, बाकी के जो मेंबर होते हैं वो प्रोमोटर हो जाते हैं। इस तरह की बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट वे आप देखते हो डिफरेंट कैटलिस्ट आपको दिया हुआ है और जो उसमें यूज होता है वो उस यूजेज के लिए आप देखो। जैसे कि इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं, बट जैसे निकल का आप यूज पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, निकल का यूज आप पढ़ते हो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद ये कॉपर का यूज आप देखते हो। उसके बाद ऑस्टॉल प्रोसेस में जो प्लेटिनम रोडियम यूज होता है HNO3 के लिए, वो आप देख सकते हो। फिर ये आयरन हेबर प्रोसेस में यूज होता है अमोनिया के मेकिंग के लिए। MnO2 का यूज होता है ये डिकम्पोज करने के लिए, KClO3 को ऑक्सीजन और KCl देता है ये। इसी तरह से V2O5 ये काफ़ी स्मार्ट ऑक्सीडाइजर है जो कि SO2 को SO3 में कन्वर्ट करता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो आप H2SO4 का करते हो उसके लिए। और ये TiCl3 में जिगलरनाटा कैटलिस्ट ये पॉलीथीन के प्रोडक्शन में यूज होता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे ये TiCl4 होता है जिगलरनाटा कैटलिस्ट में, बट जो इसका एक्टिव पार्ट होता है ना वो TiCl3 होता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके +4 में पहुंच जाता है। तो ये कुछ जरूरी कैटलिस्ट हैं जो डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज होते हैं, उसके बारे में है। अगेन एक और प्रॉपर्टी है इसका, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिसेस या वाइड्स किसे बोलते हैं आप ये समझो। इंटरस्टिसेस या वाइड्स का मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास मेटालिक लैटिस है, इस मेटालिक लैटिस में ये कर्नल्स होते हैं और लार्ज साइज होता है। ये तो अभी अपन ने जाना ही कि जो डी ब्लॉक के एटम्स होंगे उनका साइज काफी लार्ज होगा। साइज लार्ज होगा तो इनके पास जो ये वाइड्स होंगे, ये जो खाली स्पेस है इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हो वाइड और इंटरस्टिसेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो आपके पास सेकेंड पीरियड के नॉन मेटल्स हैं, ओनली नॉन मेटल्स ऑफ सेकेंड पीरियड एंड हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, मतलब ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, बस ये 6। ये 6 के 6 एलिमेंट अगर कभी भी आपको दिखाई दे जाएं, ये वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस पर ये 6 एलिमेंट कभी भी आपको दिखाई दे जाएं तो ये इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये जो छोटे एटम्स होते हैं ये इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अच्छा हाँ, ये ऑक्यूपाई कोई ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्मली करेंगे, जहां इनको पोजीशन मिल जाएगा ये ऑक्यूपाई कर लेंगे और जहां इनको पोजीशन नहीं मिलेगा ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। मतलब ये बॉन्ड्स नहीं है, ये जस्ट मिक्सचर है और वो भी नॉन होमोजेनस मिक्सचर है। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो नॉन होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो इससे क्या होगा कि इनमें एलिमेंटल एबिलिटी ही बची रह जाएंगी, ये कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है जो कि ये स्मॉल एटम ट्रैप हो जाते हैं इनसाइड क्रिस्टल लैटिस
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया तो डेफिनेटली डेंसिटी बढ़ेगी, और उसके साथ ये हार्ड हो जाएंगे, हार्ड होंगे तो ब्रिटल होंगे, और मेटालिक कंडक्टिविटी में रिमेन सेम रहेगा। जैसे आपको एक और बात बताऊं कि ये दिखने में लग रहा होगा ऐसा कि FeH2, और मैंने पूछा ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है या नहीं, तो ये ट्रांजिशन मेटल है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है, इन 6 में से एक, तो ये इंटरस्टिशियल है, और इंटरस्टिशियल है तो इनमें कंपाउंड का प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होगा। ये मिक्सचर एज ए इंटरस्टिशियल मिक्सचर काम आएंगे, मतलब इनकी जो आयरन की जो कंडक्टिविटी होगी या और भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिमेन रहेगा इसमें। ऑल्सो एक और प्रॉपर्टी इसमें, एलवाई फॉर्मेशन। ये एलवाई फॉर्मेशन क्या होता है? एलवाई फॉर्मेशन है, सबसे पहले आप एलवाई को समझो। एलवाई है, अब ये होमोजीनस है, जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉन होमोजीनस मिक्सचर था ना, एलवाई होमोजीनस मिक्सचर है, तो इसीलिए इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। और चूंकि इसका फेज सॉलिड होता है तो इसको आप सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हो। किसे? एलवाई को। एलवाई एक सॉलिड सॉल्यूशन है और इसीलिए इसे अपन बोलते हैं कि होमोजीनस होता है। तो एलवाई में होता क्या है बच्चों? एलवाई में एटलीस्ट एक मेटल और कुछ भी दूसरा हो सकता है। ये मेटल भी हो सकता है, दूसरा नॉन मेटल भी हो सकता है, कोई मेटलॉइड भी हो सकता है। तो इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग एलवाई बोलते हैं। मतलब एलवाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स इन विच एटलीस्ट वन शुड मस्ट बी मेटल। एक मेटल होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप स्टील की बात करते हो तो स्टील में क्या है? आयरन है और प्लस कार्बन है, तो एक मेटल आयरन प्रेजेंट है, तो ये क्या है? एलवाई है। अब ये एलवाई फॉर्मेशन भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसका? ट्रांजिशन मेटल्स का। इसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है कि ट्रांजिशन मेटल खुद ट्रांजिशन मेटल के साथ ही मिक्स होकर सबसे ज्यादा एलवाइज बनाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि इनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इनको सॉलिडिफाई करके जो आप लैटिस में मींस मोल्डिंग के लिए डालोगे तो लैटिस फॉर्मेशन के ड्यूरिंग कोई भी एटम एक दूसरे के स्पेस को डिस्प्लेस कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। तो दैट्स वाई ये आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एलवाई फॉर्मेशन करते हैं। एक बात का और ध्यान रहे कि इस एलवाई में अगर एक कंपोनेंट मरकरी हो जाए तो मरकरी के कंपोनेंट होते ही उस एलवाई को एमलगम बोलते हैं। और एमलगम सेमी सॉलिड होता है, ये भी आपको पता होगा कि एमलगम्स जितने भी होते हैं सबके सब सेमी सॉलिड होते हैं। सेमी सॉलिड का मतलब है कि ये जो इसके एलवाई बनेंगे वो सॉलिड नहीं होंगे, इसीलिए एमलगम को अपन एयरप्लेन्स वगैरह में नहीं ले जाते। रीजन है कि मरकरी के साथ एलवाइंग या तो बहुत रिएक्टिव मेटल करता है जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और या तो फिर लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स करते हैं। लिस्ट रिएक्टिव मेटल का मतलब हो गया, आप इनको ले लो ये गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब। तो जो मिडिल के मेटल हैं, स्पेशली जो ग्रुप 8 है अपना आयरन वाला जो ग्रुप है जिसको स्क्वायर ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 8 को स्क्वायर ग्रुप भी बोलते हैं, तो ये स्क्वायर ग्रुप नेवर फॉर्म एमलगम, ये एमलगम फॉर्म नहीं करते हैं। ये स्क्वायर ग्रुप एमलगम फॉर्म नहीं करते। तो स्क्वायर ग्रुप इसीलिए जब भी एमलगम का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो स्टील कंटेनर्स में करते हैं हम लोग। लाइकवाइज अब आ जाते हैं हम लोग कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक पे। ये सबसे जरूरी टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए। कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक में एक तो ये जो पहला आप प्रोडक्शन करते हो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एंड दूसरा है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट। तो पहले डाइक्रोमेट पे आते हैं। ये है क्रोमाइट ओर आपका। ये क्रोमाइट ओर पर अपन Na2CO3 एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डालकर इसको हीट करते हैं। इसको हीट करेंगे तो ये क्रोमाइट ओर में आप देख सकते हो दो टाइप का ऑक्साइड है, FeO है .Cr2O3 है, और इसमें ये बेसिक है और ये एम्फोट्रिक है। तो ये जो एम्फोट्रिक है ये बेस के साथ रिएक्ट करके डिजॉल्व हो जाएगा, इसमें बना लेगा Na2CrO4, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रोमियम का, वो कन्वर्ट होकर चला जाएगा 6 में, क्योंकि एयर में प्रोसेस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये आयरन भी 2 से ऑक्सीडाइज होकर यहाँ गया। ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है तो इसको जब हम लोग फिल्टर करेंगे तो ये क्रोमेट और ये आयरन का ऑक्साइड ये दोनों फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद हम इसमें
क्या करेंगे, ये कुछ एक प्रिकॉशन है कि हम इसमें पोरस रखने के लिए इसमें CaO ऐड कर देते हैं CO2 के साथ। अब आपको क्रोमेट तो मिल गया, ये क्रोमेट बाई कलर येलो होता है, मतलब ये आपको एक येलो सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि सोडियम का सारा कंपाउंड सॉल्युबल होता है, तो ये भी सॉल्युबल होगा। क्रोमेट का कलर येलो होता है तो क्रोमेट येलो दिखाई देगा। जैसे आप इस पे H2SO4 डालोगे, ये डाइमेराइज होकर डाइक्रोमेट बन जाएगा। और यहां पर जो H2SO4 कंसंट्रेटेड यूज हो रहा है वो हो रहा है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो रहा है। ये एनहाइड्रस कर देगा और ये डाइमेराइज कर देगा इसको, किसको, क्रोमेट को। क्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में। जैसे ही डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो ये कलर के चेंजेस को देखकर ही हम लोग रिएक्शन का पता लगाएंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटिंग रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन अपना कलर खुद ही चेंज करके आपको बता देगा कि मैं कंप्लीट हो गया। इसके बाद सॉल्युबिलिटी जो 32 डिग्री तक है इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज कर जाएगा। उसका जैसे आप लोअर टेम्परेचर करोगे क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा और ये Na2SO4 आपके पास मिल जाएगा वैसे Na2Cr2O7 से अलग होकर। फिर है कि जब ये इवेपोरेशन होगा इसका Na2Cr2O7 का, तो ये इस फॉर्म में Na2Cr2O7.2H2O के फॉर्म में इवेपोरेट होकर आपको रेड क्रिस्टल मिल जाएगा। ये मैंने ऑरेंज बताया, ये क्रिस्टलाइज होकर रेड क्रिस्टल मिल जाएगा। अब इस रेड क्रिस्टल पर आपने कोई सा भी पोटेशियम का सॉल्ट डाल देना है, KCl डाल दो, K2CO3 डाल दो, K2SO3 डाल दो, K2S डाल दो, कोई भी सॉल्ट डालोगे तो पोटेशियम डिस्प्लेस करके K2Cr2O7 के फॉर्म में इसको क्रिस्टलाइज कर देगा। अब देखो ये हाइड्रेट बनाता है सोडियम, लेकिन ये पोटेशियम हाइड्रेट नहीं बनाता, ये सिंपल क्रिस्टल के फॉर्म में आपके पास मिल जाएगा। इसमें भी सबसे पहले सोडियम क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा एंड देन कूलिंग करने पे आपको K2Cr2O7 का क्रिस्टल मिल जाएगा। अगेन परमैंगनेट के प्रिपरेशन में भी ऑलमोस्ट सेम बात है। ये पायरोल्यूसाइट ओर है, ये ओर है, इस ओर का नाम होता है पायरोल्यूसाइट। ये पायरोल्यूसाइट ओर पर KOH NaOH के प्रेजेंस में आप एयर के प्रेजेंस में डालते हो तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट होगा, +6 में ही आएगा और ये ग्रीन मेल्ट होगा। ये जो ग्रीन मेल्ट है उसके लिए आप MnO2 के ऊपर इसमें से कुछ भी यूज कर दो, कोई सा भी अल्कली, तो अल्कली के प्रेजेंस में ये भी एम्फोट्रिक है तो डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होकर ये हर एक केस में यही मैंगनेट का फॉर्मेशन करेगा। ये जो मैंगनेट आपको मिला K2MnO4, ठीक, ये मिल गया। डिफरेंट जो रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोडक्ट KCl KNO3 ये सब मिल गया। अगेन आप क्या करते हो, इसको जब आप इस ग्रीन मेल्ट को कोल्ड वाटर में डालकर डिजॉल्व करो तो ग्रीन सॉल्यूशन मिल जाएगा। इवेपोरेट करोगे, इवेपोरेट करने पे ये K2MnO4 मिल जाएगा जो कि आइसोमॉर्फस होता है K2SO4 के जैसा। जैसा सल्फेट का स्ट्रक्चर वैसा ही मैग्नेट का होता है, बट ध्यान रहे कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो ऐसा नहीं होता K2SO4sp3 टाइप, ये D3s होता है। मैंने पहले भी बता रखा है। और जब भी कभी डी ब्लॉक के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स आपको मिले तो उनका हाइब्रिडाइजेशन ये D3s होता है, sp3 नहीं होता। मतलब यहाँ पर जो इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे आप, ये D3s लिखोगे। लाइकवाइज फिर से अगर आपने इस पर ये जो ग्रीन आपको मिल गया, इसके ऊपर कोई ऑक्सीडाइजर डालना है आपको, आप इस पर ऑक्सीडाइजर डालोगे तो ये +6 से कन्वर्ट होकर +7 में चला जाएगा। लाइकवाइज अगर आप इसमें पानी भी डालते हो तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, CO2 पास करोगे तो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मीन्स आपको 6 से 7 में ले जाना है तो कोई भी ऑक्सीडाइजर डालोगे। अब ये मैग्नेट और परमैंगनेट का स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हो यहाँ, दोनों टेट्राहेड्रल है। अब अंतर यह है कि जो मैग्नेट है वो ग्रीन कलर का होगा और जो परमैंगनेट है वो पर्पल या पिंक कलर का होगा। फिर से वही मैग्नेट के ऊपर आपने क्या किया, ऑक्सीडाइजर डाल दिया। ऑक्सीडाइजर डाला तो ये +6 से कन्वर्ट होकर कहां पहुंच गया, ऑक्सीडाइज होकर 7 में। डिफरेंस देखो, आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट जब आप पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन में जब सोडियम क्रोमेट पर H2SO4 यूज कर रहे थे तो वहां वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट था। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, पर दोनों जगह H2SO4 का जो यूज है वो डिफरेंट है। इसके बाद ये जो भी दोनों आपने पढ़ा है KMnO4 और K2Cr2O7, ये रिएक्शंस तो सेम है। जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है KMnO4 का वे इस तरह से है। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी आप कर सकते हो, मैग्नेट को इलेक्ट्रोलाइटिकली ऑक्सीडाइज कर दोगे अल्कलाइन सॉल्यूशन में तो भी ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, परमैंगनेट में। तो ध्यान रहे कि मैग्नेट से परमैंगनेट बनाने के लिए आप अल्कलाइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज कर दो तो ये आराम से बन जाएगा। अब ये जो भी है कंपाउंड K2Cr2O7 हो या KMnO4 हो, मीन्स परमैंगनेट या डाइक्रोमेट,
दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम की बात अपन कर रहे हैं यहां पर, जैसे KMnO4 के प्रिपरेशन में, और इससे पहले हमने यहां देखा था ना कि ये अपन डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन कर रहे थे यहां पर। तो ध्यान रहे कि CrO4- से हमने बनाया था क्या, Cr2O7-। ये था येलो कलर का, ये था ऑरेंज, लेकिन इस पर H+ डालते थे तब ये बनता था। इस पे अगर वापस आप बेस डाल देते हो तो क्रोमेट स्टेबल हो जाएगा, ये फिर से सॉल्यूशन ऑरेंज से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इनके ऊपर या इनके ऊपर किसी के ऊपर आप रिड्यूसिंग एजेंट लेकर आओगे तो दोनों ही केस में क्रोमियम का +3 फॉर्म होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। मतलब ये मीडियम इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन करता है। जबकि यही अगर आप KMnO4 की बात करो तो KMnO4 में जो ये MnO4- है वो डिफरेंट मीडियम में अलग अलग, जैसे एसिडिक मीडियम आप ले लोगे इसमें तो ये Mn के +2 में जाता है। अगर आप न्यूट्रल लेते हो तो न्यूट्रल में ये Mn+4 में जाता है, और अल्कलाइन स्ट्रांग हो तो फिर ये Mn+6 में जाता है। तो ये मीडियम डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन करता है। कौन, पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट आयन। बट जो डाइक्रोमेट है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट ऑक्सीडाइजर है, एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में। बस ये है कि वो जब एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो एज ए डाइक्रोमेट करेगा और बेसिक मीडियम में एज ए क्रोमेट करता है। इतना सा डिफरेंस है। इसके अलावा इनके जो रिएक्शंस हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, आप उनको देख लेंगे, उस सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है दोनों। अब कुछ डी ब्लॉक में जो मेजर पोर्शन है कि क्वेश्चंस इसके किस तरह के आते हैं वो देखते हैं। जैसे ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड ऑफ मरकरी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इन आयुर्वेदिक, इन यूनानी मेडिसिन। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में वर्मिलोन हम लोग देते हैं, वर्मिलोन हम लोग देते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में और इसमें। तो वर्मिलोन क्या होता है, ये HGS होता है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, मतलब ये आपको पता है कि वर्मिलोन देते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है, या वर्मिलोन का फॉर्मूला HGS होता है, तो आप इसको बता सकते हो कि इस तरह का होगा। अगेन ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, आप जानते हो मरकरी होता है, तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो ये मरकरी होगा। रीजन ने भी हमने डिस्कस करा था आपके साथ। फिर ये भी कि जो क्वाइनेज मेटल है, क्वाइनेज मेटल मतलब जिसके क्वाइंस बनाए जाते हैं, तो सोने चांदी के सिक्के तो सभी जानते हैं। इसका मतलब जो कॉपर का ग्रुप है जिसमें कॉपर, सोना, चांदी है, वो क्वाइनेज मेटल होगा। ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। फिर अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ट्रांजिशन एलिमेंट को ले जाना है हायर। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजर ले जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जाएगा, और जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग है वो फ्लोरीन है। मींस आइदर ये और ये ऑप्शन में आप जा सकते हो। फ्लोरीन के बाद जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है वो ओजोन होता है, और ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। मींस कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही ऐसा एलिमेंट होगा जो किसी भी स्पेसीज को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेकर जा सकता है। इसमें इतनी सी बात थी। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी फिर से इंफॉर्मेशन बेस्ड है, जो कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा कि इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन में जिंक होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये आपको पता है। लाइकवाइज देखो, अब ये सॉल्यूशन ऑफ MnO4 इज पर्पल कलर्ड। अब ध्यान दो, यहां पर MnO4- है तो ये 7 है, 7 है तो कॉन्फ़िगरेशन D0 है। अब D0 D10 में कलर तो नहीं होता है, फिर भी ये कलर शो कर रहा है, तो कॉज क्या हो सकता है कि ये जो एनायन के पास इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की तरफ शिफ्ट हो। मतलब अगर ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स है कुछ, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मेटल की तरफ शिफ्ट किया तो ये क्या है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। कलर कहीं पर भी है तो चार्ज ट्रांसफर कॉज होगा उसका। तो चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, तो ऑक्सीजन से मैंगनीज की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। मींस लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो ये क्वेश्चन में आपने देखा कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। लाइकवाइज नेक्स्ट वन कि अमोनियम डाइक्रोमेट है और ये यूज होता है फायरवर्क्स में। ग्रीन कलर, जैसे आपने कलर ग्रीन देखा तो आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि जो क्रोमियम होगा वो 3 में होगा तभी ग्रीन से होगा। क्रोमियम ग्रीन होगा, ग्रीन पाउडर होगा। तो इधर आपने क्या देखा कि ये क्रोमियम +3 में है, और
इसको डाइक्रोमेट को हीट करते हो तो ये मिलेगा, ये ग्रीन पाउडर होगा, तो फायरवर्क्स में इसको यूज करेंगे आप। लाइकवाइज ये क्वेश्चन है पैसिव बाय द फॉर्मेशन ऑफ, तो डी ब्लॉक पैसिव होता है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बहुत सारे मेटल पैसिव हो जाते हैं, आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है, और वो एक लेयर बनने के बाद फर्दर HNO3 के साथ प्रॉपर रिएक्शन नहीं हो पाता, वही यहाँ लिखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को एक्सेस KCN में डाल रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग है, तो यहाँ जो आपको कॉपर 2 दिख रहा है वो 1 में चला जाएगा, कॉपर 1 में चला गया, और फिर एक्सेस में तो कॉम्प्लेक्सेशन होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्सेशन होगा, तो यहाँ पर भी जो कॉपर बनेगा वो +1 में ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था कि कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर कंपाउंड्स, ये 3 ही टाइप की चीजें हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क होगा। फिर ये मेटल जो एमलगम नहीं फॉर्म करता है, मैंने बताया था कि जो ग्रुप 8 के मेटल होते हैं एमलगम फॉर्म नहीं करते, तो ग्रुप 8 के मेटल हैं आयरन और प्लेटिनम, तो ये एमलगम फॉर्म नहीं करेंगे। इसके अलावा आप देख लो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, सेम क्वेश्चन, तो अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में 7 नहीं 8 and 8 बाय ऑस्मियम एंड रुथेनियम, सेम क्वेश्चन आ गया। फिर एम्फोट्रिक, अब यहाँ एम्फोट्रिक में आप ध्यान दोगे कि ये जो MnO2 है इसमें +4 में है, तो 4 तो एम्फोट्रिक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, आपको इसमें कम पता नहीं चलेगा Mn3O4 में, Mn3O4 नॉट पॉसिबल, Mn3O4 इज मिक्सचर ऑफ MnO एंड MnO2, MnO इज बेसिक while MnO2 इज एम्फोट्रिक, देयरफॉर ये भी एम्फोट्रिक है और फिर ये भी एम्फोट्रिक हो जाएगा, जबकि Mn2O7 में 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इतना हाई है, तो फिर ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन फॉर्म करता है, तो जो ट्रांजिशन मेटल होता है, इसलिए ये कोबाल्ट निकेल आयरन फॉर्म करेगा, ये S ब्लॉक है, S ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं होता इसलिए ये फॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन कि एसिडिफाइड KMnO4 कैन बी डिकलराइज्ड बाय, एसिडिफाइड KMnO4 मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डिकलराइज करेगा। अब ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिड्यूसिंग है, ये इंटरमीडिएट है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग है तो रिड्यूसिंग है, और ये 2 है तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ये ऑलरेडी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब हाईएस्ट है, तो ये नहीं करेगा, बाकी ये तीनों ही डिकलराइज करेंगे। डिकलराइज करने का मतलब है KMnO4 कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, Mn+2 कलरलेस होता है, तो जो सॉल्यूशन है ये पर्पल कलर का, ये डिकलराइज हो जाएगा, कलरलेस नजर आएगा। लाइकवाइज आप देखो ये क्वेश्चन, X a very important laboratory reagent है which is prepared as natural occurring ore called pyrolusite। पायरोलिसाइट वर्ड देखते ही आपको पता चल गया कि Mn के प्रिपरेशन के बारे में बात करेगा, और Mn के प्रिपरेशन के बारे में बात करेगा तो जो पहला ग्रीन कंपाउंड बनता है वो मैंगनेट बनता है, मैंगनेट, तो Y इज कन्वर्टेड इनटू X, मतलब मैंगनेट को परमैंगनेट में इलेक्ट्रोलाइसिस और यूजिंग ओजोन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके अपन ये कर रहे हैं, तो हो गया कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो KMnO4 का प्रिपरेशन है। अब इस KMnO4 के प्रिपरेशन पे क्वेश्चन क्या है आप वो देखो, क्वेश्चन है कि स्मॉल स्केल X इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ Y इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, आपको बताया था कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सीधा वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर भी KMnO4 देगा। तो स्लाइट अल्कलाइन सॉल्यूशन में बता रहा है कि ये जो कन्वर्ट होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन में तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो Mn अगर +6 में है तो Mn+6 से जाएगा हाईएस्ट में तो 7 में, और Mn का जो लोअर है जो स्टेबल है वो +4 है, Mn3 में या 2 में उससे Mn का 2 भी होता है बट ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है नहीं, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन है नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेशन का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है, ये 2 में और 4 में, और ये दिख रहा है, तो Mn2 से ज्यादा मतलब पहले Mn+4 आता है ना, तो 4 में चला जाएगा और 7 में जो नियरेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, और ये सॉल्यूशंस में आपको रिएक्शन के साथ बताया हुआ है। नेक्स्ट वन इज कि सेम क्वेश्चन के लिए कि X कैसा है, तो X मींस KMnO4, KMnO4 टेट्राहेड्रल है, और यहां पर जो D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई भी कम इलेक्ट्रॉन इस पे है ही नहीं, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और Y के बारे में बात करो तो ये टेट्राहेड्रल तो है बट ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D1 है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देख सकते हो। X प्रोड्यूस डायमैग्नेटिक हेप्टा ऑक्साइड, जब आप इसके ऊपर
कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो ये क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इससे वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके Mn2O7 ये ऑयली लिक्विड बनाता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। जो ये Mn2O7 होता है ऑक्साइड, ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। तो इस तरह से सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो डी आंसर जाएगा कि ऑल आर करेक्ट। ये रिसेंट में आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड के बारे में बता रहा है कि एम्फोट्रिक है, तो आप बताओ कि कैसे ये रिएक्शन बता के प्रोड्यूस कर रहा है। ये बेसिक है, ये बेसिक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये एसिडिक हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, तो ये एनाइन का पार्ट होगा, तो ये एनाइन का पार्ट आ गया, जिंक एनाइन में आ गया। और यहाँ पे ये बेसिक है, ये बेसिक इसलिए है क्योंकि ये एसिडिक है, तो ये फिर केटाइन का पार्ट आ गया, यहाँ पे जिंक केटाइन हो गया। जो बेसिक होता है वो केटाइन होता है, जो एसिडिक होता है एनाइन होता है। तो इस केस में, पहले वाले केस में ZNO एसिडिक है और दूसरे वाले केस में ZNO बेसिक है। तो इस तरह से रिजेम्बलेंस देख करके आपने आंसर किया इसका। लाइकवाइज अब ये आ गया आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। आपने सॉल्ट में पढ़ा होगा कि जितने भी X माइनस होते हैं, X माइनस के ऊपर अगर आपने कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो ये X2 में कन्वर्ट होता है। बट इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ Cl माइनस आयनिक क्लोराइड ओनली और सॉल्युबल क्लोराइड, AgCl, PbCl2 ये इनसॉल्युबल है, ये नहीं, या HCl कोवेलेंट है वो भी नहीं, आयनिक और सॉल्युबल क्लोराइड्स, आयनिक और सॉल्युबल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है CrO2Cl2 के रेड ऑरेंज वेपर में, या रेडिश ब्राउन वेपर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ये यहां पर जो दिख रहा है ना, ये क्रोमाइल क्लोराइड, यही A है। उसका उस A पे आप NaOH डालते हो तो सॉल्यूशन बन जाएगा, सोडियम का क्रोमेट बन जाएगा। ये क्रोमेट येलो होगा क्योंकि क्रोमेट का जो कलर होता है वो येलो होता है और सोडियम का कंपाउंड सॉल्युबल होता है, येलो सॉल्यूशन हो जाएगा। इस येलो सॉल्यूशन के ऊपर अगर आप H2O2 डालते हो तो एक ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है CrO5 का। ये जो CrO5 है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाता है, ये ब्लू कलर होता है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है Cr डबल बॉन्ड O, दिस वन इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। तो इस तरह से A आपका हो गया क्रोमाइल क्लोराइड गैस, जो B है वो सोडियम का क्रोमेट, और जो C है वो बटरफ्लाई CrO5 स्ट्रक्चर। ठीक, तो इस तरह से ये रिएक्शंस हैं, क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन का प्रोडक्ट है। लाइकवाइज ये भी दो रिएक्शन है जो रिसेंट में आए हुए आईआईटी में। देखो आप, ये भी पहले भी कंपाउंड के बारे में था, फिर कंपाउंड के बारे में था, फिर कंपाउंड से क्वेश्चन था, ये भी कंपाउंड से ही है कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स पोटेशियम मैग्नेट। स्टेटमेंट 2 की बोथ पोटेशियम मैग्नेट एंड पोटेशियम मैग्नेट आर टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नहीं, गलत है। पोटेशियम परमैंगनेट तो डायमैग्नेटिक था, अभी अपन ने देखा था कि D0 कॉन्फिगरेशन है तो डायमैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से ये क्लियर है कि एक स्टेटमेंट इसमें जो पहला वाला है वो करेक्ट है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो 1 ही आंसर हो जाएगा इसका। और ये बहुत प्लेन क्वेश्चन है, इसमें आपको जो स्टेटमेंट 2 है उसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक मैंने 20 क्वेश्चन का ऐसा सेट लिया था जो रिसेंट में आए हुए क्वेश्चन है, ताकि आपको उससे ये पता चले कि डी ब्लॉक से जनरली एनसीईआरटी का जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आता है, और इसका जो कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शंस हैं वो कुछ जरूरी हैं। और उसमें भी 2 ही कंपाउंड है, K2Cr2O7 और KMNO4, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है। तो आपको ये देखना है, जैसे कि फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ KOH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगेन आपको पता चल रहा है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन है, पहले साल में ही प्रिपरेशन, उसके बाद फिर से पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्वेश्चन और फिर से परमैंगनेट का प्रिपरेशन। मतलब कि अल्टरनेट करके या रेगुलरली इसके प्रिपरेशन से ही क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। आपको प्रिपरेशन पता है, इनका स्ट्रक्चर पता है। अब आप पूछ रहे हैं इसमें कितना पाई बॉन्ड है, कितना डी है, D3S है तो 3D उसमें और इन्वॉल्व होगा। यही सब कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड हैं इससे कि Y इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर, वाई Z इज पैरामैग्नेटिक। पहले जो बन रहा है KOH के प्रेजेंस में W है, W क्या हो गया आपके पास, W हो गया K2MnO4, और सॉल्यूशन W है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया तो X बन गया, तो X है KMnO4। अब मैग्नीज कंटेनिंग आयन प्रेजेंट इन W एंड X रिस्पेक्टिवली आर Y एंड Z। तो W और X में जो प्रेजेंट है, Y में जो प्रेजेंट है वो है MnO4-2, और Z में जो प्रेजेंस है वो क्या है MnO4-। तो एक परमैंगनेट एक मैग्नेट,
क्वेश्चन को ट्विस्ट किया लेकिन ला के फिर से उसी पे ले आया परमैग्नेट मैग्नेट पर। अब y इज डायमैग्नेटिक, y डायमैग्नेटिक नहीं है, गलत है। और जो ये है वो पैरामैग्नेटिक, ये गलत है। y पैरा है और z डाया है। बोथ y एंड z आर कलर्ड, सही बात है। y जो है वो ग्रीन कलर का होता है और जो z है वो पर्पल कलर का होता है, दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं। इन बोथ y एंड z पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, बिल्कुल ठीक, p पाई d पाई प्रेजेंट है उसमें। इन एक्वासेल्सिडिक सॉल्यूशन y अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, हाँ y इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 में है, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वालों का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के वो MnO2 और MnO4- दे रहा है। मींस ये तीनों स्टेटमेंट जो बाकी हैं वो सही हैं, और इन तीनों का एक्सप्लेनेशन बाय रिएक्शन आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप देख रहे हो। ये परमैग्नेट का स्ट्रक्चर p पाई d पाई रिएक्शन बताया हुआ, और ये मैग्नेट के बारे में, और ये ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन बताया हुआ है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको डी ब्लॉक में कवर करके जाना है। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था, आप लास्ट के टाइम में सिर्फ इसको भी देखकर क्वेश्चंस कर सकते हो। इसी बेसिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड मेंस में क्वेश्चन आएगा, एक एडवांस में क्वेश्चन आएगा एक, और ये है मस्ट। सो आप बहुत इजी इस पर आप अचीव कर सकते हो। सो ट्राई करो, इनको थोड़ा सा लर्न, और कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं रेडॉक्स से रिलेटेड, उनको आप सीखो और परफॉर्म करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।